ओके। सो हम लोग को जैसे कि आज देखना था डेफिनेशंस के बारे में, सेक्शंस के बारे में समझना था। तो चलिए देखते हैं आज। अगर हम बात करें इनकम टैक्स एक्ट की, तो इनकम टैक्स एक्ट के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है कि व्हाट इज़ इनकम टैक्स एक्ट, और इनकम टैक्स एक्ट कब एप्लीकेबल हुआ इनटू इंडिया ये भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। ठीक है। इनकम टैक्स लॉ के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। देन इनकम टैक्स एक्ट 1961 एप्लीकेबल इनटू इंडिया, ये सब भी हम लोगों ने कवर कर लिया है। कब एप्लीकेबल हुआ? 1 अप्रैल 1962। देन प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब हम बात करेंगे इनकम टैक्स एक्ट की। तो थोड़ा सा आप लोग को समझना होगा कि इनकम टैक्स एक्ट में ये सेक्शन होता क्या है। ठीक है। और सेक्शन एग्जैक्टली है क्या, एक्चुअली है क्या कि इनकम टैक्स एक्ट को कई चैप्टर में बांट दिया गया। जैसे कि आप लोग बुक देखते हो तो बुक में चैप्टर्स होते हैं, तो वैसे ही इसको भी चैप्टर्स में बांट दिया गया है। तो कई सारे चैप्टर हैं, अलग अलग टॉपिक, जैसे कि हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी, सबको अलग अलग चैप्टर में डिफाइन किया गया है। और हर चैप्टर को, अगर हम बात करें, हर चैप्टर में चीज़ों को डिफाइन करने के लिए क्या किए गए हैं, अलग अलग सेक्शन बनाए गए हैं। अब सेक्शन मतलब हो गया भाग। ठीक है। सेक्शन का मतलब, उसमें सपोज करो चैप्टर सैलरी है, सैलरी के अंदर चैप्टर है, तो उसके अंदर अब कई अलग अलग टॉपिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए सैलरी के अंदर जो जो चीज़ें आती हैं उन सब के लिए क्या बना दिए गए, सेक्शंस बना दिए गए, अलग अलग भागों में बांट दिया गया ताकि वो आसानी से हमने दिमाग में। अब जैसे कि इनकम टैक्स का जो सेक्शन 1 है, सेक्शन 1 की बात करें तो सेक्शन 1 में क्या है, सबसे पहली चीज़ तो इनकम टैक्स के बारे में बताया गया है कि नाम क्या है भाई, जो भी हम पढ़ रहे हैं उसका क्या नाम है। तो इनकम टैक्स का जो सेक्शन 1 है, पहले सेक्शन में क्या चीज़ डिफाइन किया गया है यही बताया गया। सेक्शन 1 में लिखा है कि दिस इज इनकम टैक्स एक्ट, यानी कि ये है कि हम इनकम टैक्स एक्ट पढ़ रहे हैं। दूसरा नंबर, कम इनटू फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम, कब से इफेक्टिव हुआ, तो सबको पता है कब से इफेक्टिव है। पूरे भारत में इनकम टैक्स एक्ट कब से इफेक्टिव है, एनीबडी कोई बताएगा? 1961, नहीं। 1962। ठीक है। 1962 तो ये कम इनटू फोर्स कब है? अप्रैल 1960। इसका हम लोग डिस्कस किए थे, वो मैं दिखा भी दे रहा हूँ एक बार फिर से, जो लोग नहीं थे क्लास में एक बार जल्दी से मैं रिकैप कर दे रहा हूँ कि हम लोग का जो एक्ट बना वो 1961 में ही बना। और आपको पता है प्रीवियस ईयर हुआ हमारा 61 62। लेकिन अब इस पे टैक्स हम कब लेंगे, इस पे टैक्स का कैलकुलेशन कब करेंगे, अगले साल, यानी 1962 टू 1963, यानी 1 अप्रैल 1962। तो हमारा एक्ट तो 1961 ही है, लेकिन एप्लीकेबल इनटू इंडिया है, यानी विद इफेक्ट कब से ये फोर्स में आया इंडिया में, 1 अप्रैल 1962। इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो ये सेक्शन 1 में दूसरी बात कही है। तीसरी बात सेक्शन 1 में बोला गया है कि एप्लीकेबल थ्रू आउट इंडिया इंक्लूडिंग ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब जैसे आप सभी को पता है बहुत सारे एक्ट्स होते हैं जो जम्मू एंड कश्मीर में नहीं लागू होते हैं, वहाँ पे अलग अपने एक्ट्स बनाए गए हुए हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा इनकम टैक्स एक्ट जो है वो पूरे इंडिया में लागू है, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है। तो ये सेक्शन 1 कहता है। अगर इनकम टैक्स का सेक्शन 1 की बात करते हैं तो इनकम टैक्स के सेक्शन 1 में ये तीन बातें की कि भाई नाम क्या है, इनकम टैक्स एक्ट, यानी इनकम टैक्स के बारे में, कब से लागू हुआ पूरे भारत में, 1 अप्रैल 1962। कहाँ पे लागू है, पूरे भारत में इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। तो भारत की टेरिटरी में ये सेक्शन, ये एक्ट क्या है, लागू है। ये हमारा क्या बताता है, ये सेक्शन 1 बताता है। ये सबसे पहला सेक्शन जिसके बारे में मैंने आपको बताया। अब हम लोग बात करेंगे ये जो एक्ट है ये लागू कहाँ होता है पूरे भारत में। तो अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया के नक्शे की बात करें, ठीक है, तो अगर आप इंडिया में, अगर ये एरिया सपोज करो, जस्ट लाइक मैंने एक ऐसे ही बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए, सपोज करो, जाहिर सी बात है ये टेरिटरी, ये पूरा का पूरा, ठीक है। अभी अगर इंडिया है, अगर इंडिया में हो तो जाहिर सी बात है आप इंडिया में कमा रहे हो, आप इंडिया में कहीं भी रह करके कुछ भी कमाते हो, तो उस केस में आपको क्या देना पड़ेगा, आपको टैक्सेस पे करने पड़ेंगे।
ठीक है, अगर आप इंडिया में हो, आप इंडिया में कमा रहे हो। अब एक सवाल उठता है कि सर एक सिटीजनशिप होती है, जैसे सपोज मैं इंडियन हूँ, ठीक है ना, या फिर एक अमेरिकन है, ठीक है। अब जब जरा एक चीज़ बताओ, यहाँ पे अगर सिटीजनशिप की बात करें तो इंडियन सिटीजनशिप एक अलग हो गया, और अमेरिका के पास जो अमेरिकन होगा उसके पास अमेरिका का सिटीजनशिप होगा, इंडिया का जो बंदा है उसके पास इंडिया का सिटीजनशिप होगा। तो इनकम टैक्स जो वसूला जाता है, इनकम टैक्स जो एक्ट जो लागू होता है, वो किसके ऊपर लागू होता है, इंडियन के ऊपर या अमेरिकन के ऊपर, किसके ऊपर लागू होगा? इंडिया के ऊपर। इंडियन के ऊपर लागू होगा। चलो ठीक है, बहुत अच्छा। अब अगर सपोज करो कोई अमेरिकन, हाँ बोलो। अच्छा ठीक है, अगर हम बात करें, अगर कोई अमेरिकन इंडिया आता है, ठीक है ना, इंडिया आता है, यहाँ पे कुछ दिनों तक रहता है, 6 महीना 7 महीना जो भी रहता है, वो यहाँ पे कमाता है, अच्छे से कमाता है। तो अब बताओ, ठीक है, तो उसे भी देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा? मतलब टैक्स देना पड़ेगा उसे भी। क्यों? अभी अभी तो तुमने बोला कि सिटीजन की बात हो रही है, इंडियन की बात हो रही है, सिर्फ इंडियन ही देगा। तो आखिर वो इंडिया का ही ना पैसा कमा रहा है। चलो ठीक है, ये तो सही चीज़ आपने बताई। तो ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करें इंडियन की, कोई इंडियन है कोई अमेरिकन है, सिटीजनशिप का इनकम टैक्स से कोई लेना देना है ही नहीं। आप कहीं के भी हो, इनकम टैक्स का आपके सिटीजनशिप से कोई लेना देना नहीं है, आप चाहे इंडियन हो चाहे अमेरिकन हो। देखो भारत की बात करता हूँ, भारत की सरजमीन पे तुम अगर 1 रुपये कुछ भी कमा रहे हो, कुछ भी कमा रहे हो, चाहे कोई भी कमा रहे हो, उसे इंडियन गवर्नमेंट को टैक्सेस पे करने पड़ेंगे। अब मैं इंडियन टेरिटरी की बात कर रहा हूँ, तो इंडियन टेरिटरी आपने भी देखा कि ये पूरा एप्लीकेबल है थ्रू आउट द इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। अब इंडिया की टेरिटरी की बात करता हूँ, तो इंडिया की टेरिटरी में क्या आता है? सिर्फ ज़मीन आती है, आसमान आता है, कि हमारा जो समुद्र का एरिया वो भी आता है? कोई बताएगा? सर सारी चीजें आई। बिल्कुल सही। अगर हम बात करें किसकी, इंडिया की, तो इंडिया का मतलब यहाँ पे क्या एप्लीकेबल इनटू इंडिया, तो जाहिर सी बात है इंडिया के जो कोस्ट है, जो कोस्ट मतलब आपको देखा है कि हमारा इंडिया जो है हिंद महासागर, अरब सागर और इन सबसे घिरा हुआ है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है समुद्र में भी एक नॉटिकल होता है, 12 नॉटिकल, 14 नॉटिकल, 24 नॉटिकल, उतने तक दायरे तक जहाँ भी इंडिया में आता है, उस नॉटिकल में भी अगर आप कुछ भी कमाते हो तो बिल्कुल वो इंडिया है। अगर चाइना के बॉर्डर से अगर कोई अगर मछली अगर तैरते हुए आ जाती है इंडिया के बॉर्डर पे, यानी कि कहने का मतलब यहाँ के कोस्ट पे, तो जाहिर सी बात है वो भी क्या कहलाएगी, वो भी कहलाएगी क्या, इंडियन। बात समझे कि नहीं समझे? तो ये बहुत ही अजीब सा कानून है। कानून क्या है, सिंपल सी बात है, हमारे बॉर्डर पे जो आ गया। अब आसमान की बात करें, कोई भी प्लेन अगर हमारे इंडिया के ऊपर से उड़ना चाहता है तो जाहिर सी बात है इंडिया के बिना परमिशन के तो उड़ेगा नहीं। बात समझे? तो इवन जमीन हो गया, इवन पानी हो गया, इवन आसमान हो गया, है ना। अगर हवा से भी जाना है, इंडिया के ऊपर से भी जाना है, तो जाहिर सी बात है इंडियन टेरिटरी है वो इंडियन टेरिटरी कहलाती है। तो क्लियर हुआ सबको? तो फिर से देख लीजिए सब लोग। पहली चीज़ तो मैं आपको ये समझा रहा था कि जो सिटीजनशिप होती है, आप सिटीजन कहाँ के हो इससे कोई लेना देना है ही नहीं। जो टैक्सेस लगते हैं वो किसके ऊपर लगता है? रेसिडेंशियल स्टेटस पे, ठीक है ना। आपके रेसिडेंशियल स्टेटस पे इनकम टैक्स लगता है, ना कि सिटीजनशिप। सिटीजनशिप के ऊपर नहीं टैक्स लगता है, किसके ऊपर लगता है? रेसिडेंशियल स्टेटस के ऊपर, ठीक है। सर जैसा कोई विवादित भूमि है, जैसा कि आजाद कश्मीर है, वहाँ के जो सिटीजन है तो वो तो भारत को टैक्स देंगे कि पाकिस्तान को टैक्स देंगे? जी हाँ, जी हाँ। अगर हम रेसिडेंशियल स्टेटस की बात करते हैं, कोई भी अगर रेजिडेंशियल स्टेटस होते क्या है, या तो देखो हम लोग आगे पढ़ेंगे हालांकि इसको, लेकिन मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ। कोई ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा, ठीक है ना, ऑर्डिनरी रेजिडेंट होते हैं, और एक होता है नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, और एक होता है क्या, नॉन रेजिडेंट।
तो जो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, तो बेसिक रेजिडेंशियल स्टेटस के अकॉर्डिंगली क्या होती है, गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स चार्ज करती है। जो गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट क्या देखती है, आपका रेजिडेंशियल स्टेटस देखती है। तो रेजिडेंशियल स्टेटस जैसा कि देखा आपने क्या है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। तो अगर हम बात करें, जैसा कि हमने बोला कि सिटीजनशिप से को तो कोई लेना देना है ही नहीं, सिटीजनशिप तो भूल जाओ, ठीक है। अब एक चीज़ बताओ, इंडियन क्या होगा, ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो सकता है, वो यहीं का रहने वाला, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो सकता है, नॉन रेजिडेंट हो सकता है। तो एक चीज़ बताओ, अमेरिकन क्या हो सकता है, अमेरिकन क्या रेजिडेंट हो सकता है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो सकता है, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो सकता है, नॉन रेजिडेंट हो सकता है। हाँ हो सकता है, क्यों नहीं। यस सर, एकदम काढ़ा पीला, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो अमेरिकन ठीक है, वो सिटीजन अमेरिकन है, लेकिन जाहिर सी बात है अगर वो भारत में रह रहा है एक निश्चित समय तक, तो वो बिल्कुल वो भी ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो सकता है, वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो सकता है, वो नॉन रेजिडेंट हो सकता है, ठीक है। तो रेसिडेंशियल स्टेटस, इनकम टैक्स इसका मतलब किससे होता है, रेजिडेंशियल, आपके रेजिडेंशियल स्टेटस से। आप कहाँ रहे, आप कहाँ कमाए, अगर आप भारत में रहे, भारत में कमाए, तो बिल्कुल आपको टैक्सेस देने पड़ेंगे। आप कहाँ के सिटीजन हो, चाहे अमेरिकन हो, चाहे चाइनीज हो, चाहे कहीं के भी हो, ठीक। तो ये तो हम लोग ने डिस्कस किया, किसकी बात, हम लोग ने बात किया कि इनकम टैक्स एक्ट जो लागू होती है पूरे भारत में लागू होती है, और टेरिटरी में क्या क्या आता है, टेरिटरी में आपका समुद्र का एरिया आता है, आपका एक निश्चित नॉटिकल्स तक, नेक्स्ट हवा आता है, नेक्स्ट मीन्स आसमान की बात कर रहे हैं, नेक्स्ट जमीन की बात कर रहे हैं, बिल्कुल। तो ये सब है, और सिटीजनशिप से नहीं मतलब होता। एक और चीज़ मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा, नेशनलिस्ट, कई लोग होता है नेशनलाइज, आप कहाँ के, नेशनैलिटी, सॉरी क्या होता है, नेशनैलिटी। तो नेशनैलिटी का भी इनकम टैक्स से कोई लेना देना नहीं है, आपकी नेशनैलिटी या सिटीजनशिप से इनकम टैक्स को कोई लेना देना नहीं है। इनकम टैक्स को सिर्फ और सिर्फ किससे मतलब है, रेजिडेंशियल स्टेटस से आपके, ठीक है। तो रेजिडेंशियल स्टेटस हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे, उसको अच्छे से डिटेल में पढ़ना है हम लोग को। अब हम बात करेंगे फाइनेंस एक्ट की। व्हाट इज फाइनेंस एक्ट? तो फाइनेंस एक्ट क्या होता है, फाइनेंस एक्ट को जरा समझते हैं। हर साल, एवरी ईयर, हर साल आप सभी को पता है फाइनेंस बजट आता है, ठीक है। फाइनेंस बजट पेश होता है पार्लियामेंट में, ठीक है, पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट में हर साल फाइनेंस बजट प्रेजेंट किया जाता है। वो भी कौन प्रेजेंट करता है, सबको पता है, पता है फाइनेंस बजट कौन पेश करता है पार्लियामेंट में? फाइनेंस मिनिस्टर। बिल्कुल सही भाई, फाइनेंस मिनिस्टर। इसमें फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण। तो जाहिर सी बात है, हर साल फाइनेंस बजट प्रेजेंट किया जाता है पार्लियामेंट में बाय द फाइनेंस मिनिस्टर। फिर उस फाइनेंस बजट के ऊपर क्या होती है, डिस्कशन होती है, ठीक है। आफ्टर डिस्कशन फिर क्या हो जाता है, वो पास हो जाता है। और जब वो पास हो जाता है तो जो फाइनेंस बिल है वो बन जाता है फाइनेंस एक्ट, ठीक है। तो हर साल फाइनेंस बिल प्रेजेंट किया जाता है, और जब फाइनेंस बिल डिस्कशन के बाद पास हो जाता है पार्लियामेंट में, दो सदन होते हैं, पार्लियामेंट होता है लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों जगह पास हो जाता है, देन वो फाइनेंस एक्ट बन जाता है। बस एक और छोटी सी प्रोसीजर रहती है, उस पर प्रेसिडेंट के सिग्नेचर होते हैं, प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति जी का सिग्नेचर उस पर होता है, देन वो फाइनेंस एक्ट हो जाता है। अब हर साल फाइनेंस एक्ट आता है। अब जरा ध्यान से समझना, अगर हम फाइनेंस एक्ट की बात करें, अगर फाइनेंस एक्ट 2021 की बात करें, तो ये फाइनेंस एक्ट आ चुका है। जब भी आपका ईयर शुरू होता है कमाने का, दैट मीन्स हम लोग को पता है जिस साल हम कमाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर 1 अप्रैल 2020 जैसे ही स्टार्ट होगा, उससे पहले ही क्या जाता है, बिफोर, ठीक है ना, बिफोर प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर स्टार्ट होने से पहले ही
उसका फाइनेंस एक्ट आ जाता है, यानी 1 अप्रैल 2020 आने से पहले ही 2021 का बजट पेश हो जाता है और उसे पास भी कर लिया जाता है। ठीक, फाइनेंस एक्ट 2020-21 का मतलब हो गया कि 2020-21 में जो लोग भी कमाएंगे वो किस रेट से टैक्सेस देंगे। अब एक चीज बताओ, क्या कमाने से पहले हमें टैक्स का पता होना चाहिए कि कमाने के बाद गवर्नमेंट हमें टैक्स बताए, तब वो सही रहेगा? पहले पता होना। बिल्कुल सही, हमें पहले पता होना चाहिए, तभी तो हम उसी हिसाब से प्लानिंग करेंगे कि हमें अपने इनकम को कैसे एडजस्ट करना है ताकि हमें कम से कम टैक्सेस देने पड़े। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, प्रीवियस ईयर यानी कि जिस साल हमें इनकम कमा रहे हैं 2020-21, ये चलेगा प्रीवियस ईयर 31 मार्च 2021। ठीक है, इस साल जो हम कमाने वाले हैं उस पर टैक्स किस हिसाब से लगेगा वो फाइनेंस एक्ट 2020-21 आ जाता है। अब सभी को पता है अगला साल स्टार्ट होगा, फिर अगला प्रीवियस ईयर कब से स्टार्ट होगा? 1 अप्रैल 2021 और ये चलेगा कब तक? 31 मार्च 2022। तो अब एक चीज़ बताओ, नॉर्मली बजट कब आ जाता है? जनवरी के पहले तो फरवरी के में आ रहा था, अब तो फरवरी के स्टार्टिंग में आ जाता है, जनवरी के एंड तक आ जाता है, मतलब कि आप समझ लो जनवरी के एंड तक आ जाता है बजट। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी को पता है 1 अप्रैल 2020 का बजट आपका जनवरी में आ गया था, जनवरी 2020 में। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो 2021 का जो बजट है वो कब आएगा? 1 अप्रैल 2021, उसका बजट कब आ जाएगा? 1 जनवरी को। 1 जनवरी 2021। बिल्कुल सही, अप्रैल स्टार्ट होने से पहले ही हमारा बजट पेश हो जाता है और वो फाइनेंस एक्ट में तब्दील हो जाता है। आप सभी को पता है, हालांकि ये जो प्रीवियस ईयर होगा इसका टैक्स हम लोग को किस आधार पे देना होता है? असेसमेंट ईयर, और इसका असेसमेंट ईयर क्या होगा? असेसमेंट ईयर होता है 2021-22, है ना? इस साल हम असेसमेंट करेंगे और इस प्रीवियस ईयर का असेसमेंट कब होगा? 2022-23। तो ये साल अभी लोग कमा रहे हैं ना, अप्रैल शुरू हो गया, अप्रैल 2020 समय क्या चल रहा है? जून 2020 चल रहा है, सॉरी जुलाई 2020 चल रहा है, तो जुलाई 2020 इसी प्रीवियस ईयर में आता है ना। अब ध्यान रखना, कोई आपसे अगर बोलता है फाइनेंस एक्ट, तो फाइनेंस एक्ट का मतलब कई लोग थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, तो मैं आपको एकदम क्लियर कर दूं कि फाइनेंस एक्ट बोलो, जो फाइनेंस ईयर जैसे लोग कहते हैं, फाइनेंस एक्ट 2020-21 की हम बात कर रहे हैं, फाइनेंस एक्ट 2021-22 की बात कर रहे हैं, इसका मतलब वो प्रीवियस ईयर की बात कर रहे हैं। हम लोग जब इंटरनेट पे सर्च करते हैं कि टैक्स रेट, अगर हमें 20-21 का देखना है तो फाइनेंस एक्ट 2020-21 लिखेंगे, अगर हमें 19-20 का देखना है तो फाइनेंस एक्ट 2019-20 हम लोग लिख सकते हैं। और हाँ, अगर इसी को असेसमेंट ईयर के अकॉर्डिंगली ढूंढना है, अगर हमें 20-21 का देखना है, 20-21 की कमाई पे टैक्स कब लगेगा आपको पता है? 21-22 में लगेगा, और उसका जो टैक्स रेट है हमारे पहले ही पता चल जाता है। ठीक, तो मेरे ख्याल से फाइनेंस एक्ट क्लियर हो गया। कोई आपसे पूछेगा व्हाट इज फाइनेंस बिल, तो फाइनेंस बिल के बारे में क्या बोलेंगे आप लोग? व्हाट इज फाइनेंस बिल? एक्ट बनने से पहले, बात जरा समझिएगा, व्हेन फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट, फाइनेंस मिनिस्टर हमेशा बिल ही पेश करेंगे, वो कभी एक्ट नहीं पेश कर सकती हैं, क्योंकि बिल ही पेश होता है। और बिल जब क्या हो जाता है? पास हो जाता है। पास कहाँ से होता है? दोनों जगह से, पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा। देन वो क्या होता है? देन वो एक्ट बनता है, और जब वो एक्ट बन गया तो वो पूरे भारत में लागू हो गया। ठीक है, अब एक चीज बताइए, अब एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो लोग इंटरव्यू में पूछते हैं वो क्या है कि फाइनेंस एक्ट क्यों आखिर में लाया जाता है? वाई फाइनेंस, हर साल क्यों फाइनेंस एक्ट लाया जाता है? हर साल क्यों फाइनेंस बजट पेश किया जाता है? ये बजट कम गवर्नमेंट क्यों पेश करती है? ताकि लोगों को बहुत पता चल सके कि गवर्नमेंट की इस साल की प्लानिंग क्या है। दूसरा नंबर, फाइनेंस एक्ट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हर साल हम इनकम टैक्स में कुछ फेरबदल करते हैं, तो फेरबदल करने के बाद उसे लागू करना होता है, इसलिए हमें क्या करना होता है? फाइनेंस एक्ट बनाना पड़ता है। अगर फाइनेंस एक्ट नहीं बनेगा दैट मीन्स चेंजेस नहीं हो पाएंगे।
फाइनेंस एक्ट के जरिए ही हर साल गवर्नमेंट इनकम टैक्स के नियम कानून में क्या करती है, चेंजेस करती है। ये चीज ध्यान रखिए। यानी कि फाइनेंस एक्ट हेल्प्स टू द गवर्नमेंट टू मेक द चेंजेस इन द इनकम टैक्स लॉ। इनकम टैक्स लॉ में चेंजेस करने के लिए फाइनेंस एक्ट की हेल्प लेता है कौन? हमारी गवर्नमेंट। ठीक, तो मेरे ख्याल से फाइनेंस एक्ट भी सबको समझ में आ गया। आकाश, यस सर। कोई आपसे पूछेगा अगर व्हाट इज फाइनेंस एक्ट तो क्या बोलोगे? सर फाइनेंस एक्ट सर हर साल चेंजेस जो होती हैं बिल्कुल टैक्स सही। में, हाँ बिल्कुल सही, गुड। ठीक है ना, आप ऐसे बोल ठीक है सकते सर। हो। हाँ, टू मेक चेंजेस इन द इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है ना, गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस, तो गवर्नमेंट क्या इंट्रोड्यूस करती है? फाइनेंस बिल। फाइनेंस बिल। ठीक है, तो जाहिर सी बात है क्या करती है गवर्नमेंट? सिंपल सा, टू मेक चेंजेस इन द इनकम टैक्स एक्ट गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस फाइनेंस बिल। ठीक है ना, जो आप पास होने के बाद क्या बन जाता है? फाइनेंस एक्ट बन जाता है। तो मेरे ख्याल से फाइनेंस एक्ट भी सबको क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे सेक्शन 2 की। अभी तक हमने सेक्शन 1 पढ़ा। सेक्शन 1 में हमने पढ़ा क्या? सेक्शन 1 क्या चीज़ बताता है? सेक्शन ये बताता है कि क्या है बेसिकली इस सेक्शन 1 पहला सेक्शन है, तो बताएगा ना कि क्या है ये। तो दिस इज इनकम टैक्स एक्ट। कब से लागू हुआ? 1962। कहाँ लागू हुआ? पूरे भारत में। अब हम बात कर रहे हैं जैसे कि सेक्शन 2 की। तो सेक्शन 2 में क्या है? बहुत सारी डेफिनेशंस हैं। जैसे छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं। फॉर एग्जांपल असेसी, असेसी किसे कहते हैं? असेसी मतलब टैक्स पेयर की डेफिनेशन है, प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन है, असेसमेंट ईयर की डेफिनेशन है। बहुत सारी डेफिनेशंस हैं। तो बहुत सारी डेफिनेशंस हैं। अब अगर हम बैठ के एक एक डेफिनेशंस पढ़ने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम हमारा चला जाएगा। तो हम लोग जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं हम लोग उन्हीं को कवर करने वाले हैं। जैसे कि सेक्शन 2 की सब सेक्शन 31, जिसमें डिफाइन किया गया है किसके बारे में? पर्सन के बारे में। तो आज हम लोग पर्सन के बारे में देखेंगे कि पर्सन किसे कहते हैं और पर्सन होते कितने तरह के। ठीक है, देखिए पर्सन की बात करें सबसे पहले अगर हम पर्सन की बात करें तो पर्सन में सबसे पहला पर्सन देखिए कौन आएगा? सबसे पहले इंडिविजुअल आएगा। तो जितने भी लोग हैं, ठीक है, सबसे पहले तो आपसे टैक्स लिया जाता है। आप कुछ कमाई कर रहे हो तो आपसे टैक्स लिया जाता है। आपको किस में बोला गया? आपको क्या बोला गया? पर्सन बोला गया। भाई आपने अभी भी स्टार्टिंग में हम लोग ने पढ़ा था इनकम टैक्स चार्ज किसके ऊपर होता है? पर्सन के ऊपर। तो इनकम टैक्स चार्ज होता है पर्सन के ऊपर। तो पर्सन कौन कौन हो सकते हैं? सबसे पहले तो गवर्नमेंट ने बताया इंडिविजुअल। हम सभी लोग जो कमा रहे हैं हम लोग क्या है? हम लोग पर्सन है। दूसरा नंबर HUF, ठीक है ना, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ध्यान रखिएगा, ये जो है ना हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ये डिफाइन किया गया है। इनके ऊपर भी क्या होगा? इनके ऊपर भी ये इनकम टैक्स चार्ज होगा। अब सवाल उठता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में आते कौन है? जैसे कि नाम से पता चल रहा है हिंदू, तो इसमें क्या है? दो कम्युनिटी को शामिल नहीं किया गया है। उन दो कम्युनिटी में सबसे पहला कम्युनिटी है आपकी मुस्लिम्स और दूसरी कम्युनिटी है आपकी क्रिश्चियंस। इन दोनों को आप छोड़ दीजिए, बाकी जितने भी हो गए उन सभी के लिए HUF है। तो आप लोग बता सकते हैं इसके अलावा फिर कौन बचा? सिख। बिल्कुल सही, सिख आ गए। और बुद्धिज्म आ गए, है ना? यस और सर। क्या गए? और भी बहुत सारे इस तरह के, मतलब सिंपल सा क्रिश्चियन और को छोड़ दो तो हिंदू, सिख हो गए, और क्या नाम है, बुद्धिज्म हो गए, जैन, इस तरह के कई होते हैं ना, तो उन सब के ऊपर ये, उन सब के लिए लागू है HUF। ठीक है, HUF को और अच्छे से समझते हैं। जैसे कि होता क्या है, आपने देखा होगा हमारे देश में बहुत सारे ऐसे फैमिलीज होते हैं जो ज्वाइंट फैमिली हैं। तो ज्वाइंट फैमिली में एक देखा गया है बहुत ही अच्छी चीज़ कि ज्वाइंट फैमिली में क्या होता है कि, अच्छा ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हिंदू में हर जगह होता है, लेकिन चूंकि ये HUF सिर्फ इन्हीं लोग के लिए एप्लीकेबल है तो इसलिए मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। इसमें एक मुखिया होता है और उसके बाद बहुत सारे उनके फैमिली मेंबर्स होते हैं। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है
वो टैक्सेस कैसे देंगे। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं क्या, मान लो ये प्रॉपर्टी है, दिस इज अ प्रॉपर्टी, ठीक है। अब इस प्रॉपर्टी में क्या है, प्रॉपर्टी मिस्टर ए, मिसेज ए, ठीक है, मास्टर ए, है ना। ये प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी जैसे नॉर्मली क्या होता है, जिसके नाम पे होती है उसी की प्रॉपर्टी मानी जाती है। अब सपोज करो मिस्टर ए को प्रॉपर्टी जो किससे मिली, अपने पुरखों से मिली है, तो इस प्रॉपर्टी में इनका नाम है नहीं, तो वो प्रॉपर्टी अब किसकी मानी जाएगी, वो प्रॉपर्टी उन तीनों की मानी जाएगी। किसकी, मिस्टर ए के, मिसेज ए की और मास्टर ए की। मास्टर ए मतलब इनका लड़का, मिसेज ए मतलब उनकी वाइफ। तो ये प्रॉपर्टी जाहिर सी बात है इन तीनों की मानी जाएगी। तो अगर इस प्रॉपर्टी से अगर कोई इनकम आ रही है, इस प्रॉपर्टी से अगर कोई इनकम आ रही है, तो वो इनकम क्या होगा, वो तीनों में क्या होगा, बटेगा। वो इनकम क्या होगा, तीनों की मानी जाएगी। तो ये जो प्रॉपर्टी इनकम है, अब तीनों की मानी जाएगी, तो इसलिए इनको किस तरह से ट्रीट किया जाएगा, एचयूएफ। इन तीनों को किस में डाला जाएगा, एचयूएफ में। और इस प्रॉपर्टी की इनकम पे ये किस तरीके से टैक्स देंगे, एज एन एचयूएफ टैक्स देंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी का ओनर तो क्लियर है नहीं, तो मिस्टर ए है कि मिसेज ए है कि मास्टर है, तो इसकी इनकम जो होगी ना, पे ये तीनों लोग टैक्स देंगे, लेकिन किस तरीके से, एचयूएफ में। यानी एचयूएफ इन तीनों के नाम से क्या बनेगा, एचयूएफ, और ये एचयूएफ टैक्स देंगे। कुछ समझ में आया। यस सर। अब अगर मिस्टर ए कुछ अपना कमाते हैं अपनी कमाई के ऊपर, वो ठीक है, अपना एज एन इंडिविजुअल वो टैक्स देंगे। मिसेज ए भी अगर अपना कुछ काम करती है, कहीं से कमाती है, तो वो भी अपने इंडिविजुअल की तरह टैक्स देंगे। मास्टर ए भी कुछ कमा रहे हैं, तो वो भी अपना इंडिविजुअल की तरह अपना टैक्स देंगे। लेकिन ये प्रॉपर्टी चूंकि इन तीनों की मानी जाएगी, तो अब बताओ उस केस में क्या होगा। चलो इसका मैं भाई कर देता हूँ, मिस्टर ए के बाद मिस्टर बी, ठीक है, अब ज़्यादा आपको समझ में आएगा। मिस्टर बी हो गया, एक और भाई हैं, और फिर एक और भाई कर लेते हैं हम लोग, मिस्टर सी, ठीक है। तो मिस्टर सी हो गए। अब ये तीन भाई हैं, तो ये प्रॉपर्टी इन तीनों की हुई। अब तीनों की है, जाहिर सी बात है, तो इसकी जो इनकम, प्रॉपर्टी से जो इनकम हो रही है वो तीनों में बटेगी। तो इस प्रॉपर्टी की इनकम के लिए इन तीनों को क्या माना जाएगा, एचयूएफ माना जाएगा, और वो इस प्रॉपर्टी की जो भी इनकम होगी एज एन एचयूएफ टैक्स देंगे। लेकिन मिस्टर ए कुछ अपना कमाई कर रहा है, कहीं नौकरी करता है, कहीं कुछ करता है, मिस्टर बी कुछ कर रहा है, मिस्टर सी कुछ कर रहा है, वो लोग अपनी इनकम पे जो टैक्स देंगे वो एज एन इंडिविजुअल ही देंगे, ठीक। तो ये हो गया एचयूएफ। सर ये एचयूएफ बनता कैसे है? एचयूएफ आपको रजिस्टर करना, जैसे आप पैन बनवाते हो ना, तो एज एन एचयूएफ आपको पैन अपना बनवाना पड़ेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ, जैसे ये आपने देखा है शाही मार्केट, शाही मार्केट देखते हो ना गुलघर में, तो जो शाही मार्केट है, अब उसमें जो मकान है, वो मकान क्या है, कई भाइयों में है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, उसमें सैकड़ों दुकानें हैं। तो जो उसका जो रेंट आता है ना, ठीक है, वो जब चेक काटा जाता है, जैसे लाइक मैं वहाँ पे मेरी एक शॉप है, तो मैं उसका रेंट देता हूँ, तो मेरे को जब चेक काटना होता है, तो उसमें नाम है प्रशांत कुमार शाही, और लास्ट में मैं लिखता हूँ एचयूएफ, क्योंकि वो जाहिर सी बात है वो किन को दे रहा हूँ मैं रेंट, एचयूएफ को, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो मिस्टर ए है सबसे बड़ा, तो इसने अपने नाम से करा दिया पैन, तो एचयूएफ हो गया। अब इस एचयूएफ में कौन कौन मेंबर है, मिस्टर बी भी है, मिस्टर सी भी है, यानी प्रशांत कुमार शाही जी मेन है, मुखिया इसको बोलते हैं। मुखिया समझते हो सब लोग ना, घर में यस सर। यस क्या सर। होता है, उसी को नॉर्मली मुखिया माना जाता है। अब उस मुखिया, उसके में जितने फैमिली मेंबर हो गए, वो उस एचयूएफ में आ जाएंगे, इस छतरी के नीचे। नाम सर हमेशा, अगर आपको ना पता हो कि वो एचयूएफ ना हो तब कैसे सर पेमेंट करेंगे आप? नहीं नहीं, सामने वाला बताएगा ना कि यार एचयूएफ के नाम पे चेक काटिए मेरे नाम पे नहीं कटेगा चेक, बात समझे। तो जो भी सामने वाले, जैसे हमको अपना टैक्स, जाहिर सी बात है उस पर अकेले मिस्टर ही नहीं ना सारा टैक्स देंगे, तो अपने टैक्स को बचाने के लिए ऐसा होता है। एचयूएफ में लोग रजिस्टर क्यों करते हैं, इसीलिए ताकि सारे, आप बताओ
प्रॉपर्टी इनकम सारी की सारी मिस्टर ए में जुड़ जाएगी, तो ये भी तो गलत है, क्योंकि उसका इनकम का मजा तो तीनों उठा रहे हैं, तो अकेले ए के ऊपर बर्डन ना पड़े, इसीलिए एचयूएफ में रजिस्टर्ड किया जाता है। और ये एचयूएफ में जो रजिस्ट्रेशन होगा उसमें ये तीनों मेंबर बनेंगे, ठीक है। और एचयूएफ में जो मेन होता है ना मुखिया, उसको कहा जाता है कर्ता। क्या कहा जाता है मुखिया को? मैंने बोला कर्ता, कर्ता धर्ता यू कैन से, ये कहा जाता है। तो एचयूएफ में अगर तुम लोग और अगर एक्सप्लेन करके अगर समझना चाहते हो, एचयूएफ में दो तरह के संप्रदाय होते हैं। एक होता है मिताक्षरा संप्रदाय, ठीक है, और एक होता है दया भाग संप्रदाय। ठीक है, दो संप्रदाय आता है, एक होता है मिताक्षरा संप्रदाय, एक होता है दया भाग संप्रदाय। अभी मिताक्षरा संप्रदाय क्या है, दया भाग संप्रदाय क्या है, इसको थोड़ा ऐसे समझ लीजिए आप। ये जो मिताक्षरा संप्रदाय है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि अगर सपोज करो इस फैमिली में कोई भी अगर नया मेंबर अगर बॉर्न हुआ या कोई नया बच्चा पैदा हुआ, तो वो पैदा होते ही उस प्रॉपर्टी में हिस्सेदार बन जाता है, पैदा होते ही। ये चीज सुनो, इसको हम बोलते हैं मिताक्षरा संप्रदाय, ठीक है। और दया भाग संप्रदाय, दया मतलब समझते ही हो, दया सब लोग समझते हैं ना। तो दया भाग संप्रदाय में बस ये चीज थोड़ा सा उल्टा है। इसमें क्या होता है कि जैसे ही फैमिली में कोई नया बच्चा पैदा हुआ, पैदा होते ही वो उस प्रॉपर्टी में एक तरीके से मेंबर या अपना हक नहीं ले सकता। ये तब तक नहीं ले सकता जब तक इसके क्या है, पेरेंट्स हैं, ठीक है। बिना इनके पेरेंट्स के परमिशन के वो मेंबर इस प्रॉपर्टी में यानी हिस्सेदार बन ही नहीं सकता। इसको दया भाग संप्रदाय कहते हैं। अब दया वो नहीं, तारक मेहता का उल्टा चश्मा वाली दया नहीं, ठीक है ना। तो एक तरीके से एक आप दया भाग संप्रदाय ऐसे समझ सकते हैं, जो एक तरीके से पेरेंट्स की दया पे निर्भर है। जब तक ये मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी नहीं चाहेंगे, तब तक वो जो नया बेबी बॉर्न हुआ है वो उस प्रॉपर्टी में हिस्सेदार नहीं बनेगा। और मिताक्षरा में तो जिस दिन पैदा हुआ उसी दिन वो उस प्रॉपर्टी में हिस्सेदार बन जाता है, ठीक है। अब सवाल उठता है, सर ये मिताक्षरा संप्रदाय क्यों पढ़ा रहे हैं हमें? सिंपल सी चीज़ है, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल टू, एक मिनट सॉरी, दया भाग वाले में पहले बता देता हूँ। ये एप्लीकेबल है टू असम, असम में ये एप्लीकेबल है, और कहाँ पे, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में एप्लीकेबल है, और एप्लीकेबल है यहाँ पे, एंड सम पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो दया भाग संप्रदाय बेसिकली क्या है, कहाँ का एप्लीकेबल है, असम, वेस्ट बंगाल एंड सम पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जबकि मिताक्षरा संप्रदाय रेस्ट ऑफ इंडिया, रेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है ना। बाकी सब जगहों पे यही चलता है, मिताक्षरा संप्रदाय, एचयूएफ। लेकिन अगर हम बात करें बाकी सब जगहों पे, सॉरी बस ये तीन जगहों पे, आसाम और वेस्ट बंगाल और जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, इन सब जगहों पे क्या, दया भाग संप्रदाय चलता है। मैं देखो, मैं बाकी कई बच्चे इसमें हैं, एक दो बच्चे जो पुराने भी क्लास के हैं, तो मैं ये सब चीज़ें बेसिकली मिताक्षरा संप्रदाय, दया भाग संप्रदाय से पढ़ाता नहीं हूँ, सिंपल सा एचयूएफ पढ़ा के आगे निकल जाता हूँ। लेकिन चलो ठीक है, हम लोग डिटेल्स में भी पढ़ सकते हैं, हम लोग के पास काफ़ी समय। अब सर जैसे हाँ सर बोलिए। जैसे एचयूएफ अकाउंट जब खुलता है, ओपन होता है, तो इसमें चालान वगैरह के भी जो छूट होता है ना। नहीं, एचयूएफ का अकाउंट नहीं होता है, जस्ट लाइक आप जैसे आप पैन बनवाते हो ना, यस सर। उसी तरह आपको एचयूएफ का पैन बनवाना पड़ेगा। जैसे सर मैं जैसे चालान तो वगैरह जो मंथली जमा होता है, चालान, हाँ पैसा जमा होता है, ठीक है। तो सर उसमें कुछ छूट मिलता है ना इसकी वजह से। हाँ एचयूएफ को छूट मिलते हैं कुछ, तो वो सिर्फ एचयूएफ के लिए, लेकिन ठीक है। Yes.
और ध्यान रखना, अगर अगर एच हूँ, मैं अगर सब दीपक कुमार गुप्ता, मान लो मैं भी एक एच में बनाना चाहता तो मेरा अपना मेरा एक पैन तो होगा ही होगा, एज एन इंडिविजुअल मेरा एक पैन होगा और एक पैन होगा एज एन एच। ठीक है, अब जो देखते हैं यहाँ पे, मतलब कि एक आदमी इंडिविजुअल एक अलग एंटिटी होती है, एच एक अलग एंटिटी है, ये चीज ध्यान रहे। ठीक है, अब देखिए एच के बाद फिर अगला क्या होता है, फर्म। अब गवर्नमेंट के हम इंडिविजुअल से टैक्स लेंगे, आपको पर्सन मानेंगे, आपके ऊपर टैक्स चार्ज करेंगे, फिर एच को भी शामिल कर लिया, फिर क्या किया, कई इंडिविजुअल मिलके काम करना शुरू कर दिए, तो फिर वो कहने लगे देखो भाई गवर्नमेंट, ना तो हम इंडिविजुअल हैं, एच कहाँ से टैक्स लोगे। तब फिर गवर्नमेंट ने कहा अच्छा ठीक है, तब तुम फर्म हो, क्या हो, फर्म हो, पार्टनरशिप फर्म। तो अब पार्टनरशिप फर्म भी एक पर्सन है, पार्टनरशिप फर्म को भी एक पर्सन माना गया, और जो फर्म की इनकम होगी उस पर टैक्स फर्म देगी। पार्टनरशिप फर्म सब लोग समझते हो, दो या दो से अधिक लोग जब मिल करके कोई बिजनेस करते हैं, ठीक है, कॉमन बिजनेस को करने के लिए इकट्ठा हो जाए, इसी बात वो पार्टनरशिप फर्म है। अब हम बात करेंगे पार्टनरशिप फर्म के बाद फिर क्या होती है, कंपनी। हो सकता है आप लोगों ने मिल करके क्या कर दी हो, कंपनी बना लिया हो, और कंपनी रजिस्टर्ड कर ली हो कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार, तो या फिर पुराने लॉ इन कंपनी एक्ट 1956, तो या तो आप इंडिविजुअल हो, पर्सन मतलब आप इंडिविजुअल हो सकते हैं, पर्सन मतलब आप एच हो सकते हैं, पर्सन मतलब आप फर्म हो सकते हैं, पर्सन मतलब आप कंपनी हो सकते हैं। कंपनी किसे कहते हैं, जिसके भी नाम के एंड में लिमिटेड शब्द लगा होता है, LTD लिमिटेड लिखा होता है, जैसे कि रिलायंस कंपनी लिमिटेड, ओके, जियो लिमिटेड करके इस तरीके से जो भी है, या फिर सपोज करो जालान कंपनी लिमिटेड, है ना, गैलेंट, तो ये सब क्या है, ये सब कंपनी है, टाटा कंपनी लिमिटेड, तो जाहिर सी बात है ये कंपनी हो गया। कहीं अगर लिखा है क्या, राम एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड, तो घूम फिर के लास्ट में लिमिटेड शब्द है ना, अगर लिमिटेड शब्द है तो वो क्या है, वो कंपनी है। लेकिन अगर कहीं सिर्फ लिखा है राम एंड कंपनी, तो अगर सिर्फ लिखा है राम एंड कंपनी, तो राम एंड कंपनी फर्म है, वो कंपनी नहीं है, क्योंकि इसके लास्ट में लिमिटेड शब्द नहीं लगा है, ध्यान रहे। तो कंपनी को भी पर्सन माना गया, कंपनी भी टैक्स देगी। देन नेक्स्ट, अगला सर, अगला है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल और एंड ऑब्लिक लिख देता हूँ, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। ठीक है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, तो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल एंड एसोसिएशन ऑफ पर्सन। अब क्या हुआ, वही कई इंडिविजुअल्स मिल गए, है ना, अब वो काम कर रहे हैं, ना एच है ना फर्म है, उन्होंने पार्टनरशिप फॉर्म भी नहीं किया, पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी नहीं किया है, ना तो कंपनी फॉर्म किया है। अब बताओ वो क्या किस में आएंगे, तो वो जाहिर सी बात है वो किस में आएंगे, वो या तो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हो सकते हैं या तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा हम तुम्हें छोड़ेंगे तो नहीं, हम टैक्स तो लेंगे, अब तुम्हें या तो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल मानेंगे या तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन। तो इसको अभी जल्दी देखते हैं, उससे पहले एक टॉपिक और देख लेते हैं। 6 पॉइंट, लोकल अथॉरिटी। तो अगर लोकल अथॉरिटी की बात करें, ठीक है, तो लोकल अथॉरिटी भी एक तरह का क्या माना गया, लोकल अथॉरिटी को भी एक तरह का क्या है, ये भी लोकल अथॉरिटी मतलब जैसे फॉर एग्जांपल GDA, गोरखपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी में और कौन आएगा, लोकल अथॉरिटी में हमारी म्यूनिसपालिटी आ जाएगी, यानी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन आ जाएगा। ठीक है, तो लोकल अथॉरिटी में कौन आ जाता है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन आ गए, आपने सुना गोरखपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, DDA GDA, ये सब किस में आते हैं, सब लोकल अथॉरिटी आते हैं। तो सोचो गवर्नमेंट ने, लोकल अथॉरिटी भी एक तरह की गवर्नमेंट ही अथॉरिटी है, लेकिन उसको भी नहीं छोड़ा गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट ने कहा ठीक है आप हमारे विभाग हो, आप भी कुछ कमा रहे हो, आपको भी टैक्स देना होगा। ठीक है, तो ये जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो गए, जो गोरखपुर डेवलपमेंट अथॉरिटीज हो गए, ये सब भी किस में आएंगे, ये सब लोकल अथॉरिटीज में आएंगे, और इनकी भी जो इनकम होगी इनको भी अपने इनकम पे टैक्सेस देने होंगे।
अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं कि सर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नगर निगम की क्या इनकम होती है। भाई नगर निगम की बहुत सारी इनकम होती है। जैसे अगर हम गोरखपुर नगर निगम की बात करें तो जाहिर सी बात उसके खर्चे बहुत सारे हैं। उसको पूरे शहर की साफ सफाई की व्यवस्था देखनी होती है, लाइटिंग की व्यवस्था देखनी होती है। लेकिन आपने देखा होगा नगर निगम की इनकम भी बहुत सारी होती है। जैसे जितने भी बोर्ड्स बैनर्स दिखते हैं, होर्डिंग्स होर्डिंग्स, इन सबको लगाता है कौन है? नगर निगम। तो उससे जो कमाई आती है वो किसकी इनकम होती है? नगर निगम। प्लस आपको पता है नगर निगम जो होता है वो हाउस टैक्स वसूलता है। हाउस टैक्स जो हम लोग देते हैं किसको देते हैं? वाटर टैक्स हम लोग देते हैं किसको देते हैं? जाहिर सी बात है वो किसको देते हैं? वो नगर निगम को। तो नगर निगम की ऐसे इनकम भी होती है। ठीक। तो पर्सन देखो कौन कौन है? इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, कंपनी, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, लोकल अथॉरिटी। एक और है लास्ट, सातवां है, वो है आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। ठीक है, ये हो गए 7 असेसी। तो अगर हम बात करें पर्सन की, बात करें पर्सन कितने तरह के, तो पर्सन 7 तरह के होते हैं। ठीक। अब आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन में सर कौन आ जाता है? आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन में आपका आ गया जितने भी आपके ये जितने भी फॉर एग्जांपल जितने ट्रस्ट आ गए, मंदिर आ गए, ये सब किस में आ जाते हैं? ये सब आ जाते हैं आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन में। इसके अलावा या फिर ऐसे कह लो कि ऐसे लोग जो कि ऊपर के 6 असेसीज में नहीं आ रहे हैं, जो ना तो इंडिविजुअल है, ना एचयूएफ है, ना तो फर्म है, ना तो कंपनी है, ना बॉडी ऑफ इंडिविजुअल एसोसिएशन है, ना तो लोकल अथॉरिटी है, तो जाहिर सी बात है हम उन्हें किस में डालेंगे? तब उन्हें हम आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन में डालेंगे। एजेपी शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं, इसमें आ जाएगा। इसमें वो पर्सन हो माना जाएगा और उसके तहत उसको टैक्स देना पड़ेगा। अब सवाल उठता है सर एक बार आप फिर से इसको बता दीजिए, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल और एसोसिएशन ऑफ पर्सन किसे कहते हैं? तो चलिए समझते हैं। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल और एसोसिएशन ऑफ पर्सन पहले समझो। अगर इंडिविजुअल, ठीक है, अगर इंडिविजुअल है, फर्म है, कंपनी है, ये 3 लोग मिल करके कोई काम कर रहे हैं, कुछ इंडिविजुअल्स, फर्म्स या कंपनी, या दो से अधिक कंपनी, 2-3 कंपनियां मिलकर कई काम करती हैं, जिससे कई सारे बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, पता चलता है 2-3 कंपनियां मिल करके उस कॉन्ट्रैक्ट को उठा रही हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट को कर रही हैं। फर्म हो गया, ठीक है ना, फर्म एंड कंपनी मिल करके सपोज करो कोई काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से सपोज करो, जैसे मैंने एग्जांपल अभी भी दिया था, उसी एग्जांपल को मैं कंटिन्यू रखता हूँ कि मान लो हो गया एक इंडिविजुअल, ठीक है, इंडिविजुअल, फिर बात करते हैं किसकी? फर्म, फिर बात करते हैं कंपनी। तो कुछ इंडिविजुअल, फर्म और कंपनी है, ये तीनों मिल करके कोई काम कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, सर उसे क्या बोलेंगे हम? एसोसिएशन ऑफ पर्सन। लेकिन अगर ये सारे के सारे लोग, मान लो 2-3 लोग मिल करके काम कर रहे हैं, लेकिन सारे के सारे क्या है? इंडिविजुअल है। वो सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ क्या है? इंडिविजुअल है। जैसे 5 लोग हैं, 5 लोग मिल करके काम कर रहे हैं। अच्छा, ये पांचों के पांचों काम कर रहे हैं, इन्होंने चालाकी क्या क्या है? इन्होंने चालाकी ये किया, ना तो ये एचयूएफ में है, ना तो ये फर्म बना रखे हैं, ना तो कंपनी बना रखे हैं, तो इन्हें क्या माना जाए? तो गवर्नमेंट इनको क्या मानती है? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। सिंपल सी आपको एक बात बता रहा हूँ, भाई आप पर्सन हो, आप इनकम कमा रहे हो, तो आपको किसी न किसी पर्सन में तो हमें डालना पड़ेगा, तभी तो हम आपके ऊपर इनकम टैक्स चार्ज कर सकते हैं, बिकॉज इनकम टैक्स या डायरेक्ट टैक्स चार्ज ऑन पर्सन। और अगर आप इन 6 में क्लासीफाई नहीं हो पा रहे हो कि आप कौन हो, तो आप किस में आ जाओगे? आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन में। ठीक। तो पर्सन कितने तरह के होते हैं सर? तो ये जो डिफाइन किया गया सेक्शन 2 की सबसेक्शन 31 में, इसमें बताया गया कितने तरह के पर्सन होते हैं? 7 टाइप ऑफ पर्सन, टोटल 7 पर्सन है। ठीक है, तो टोटल कितने तरह के पर्सन होते हैं? 7 तरह के पर्सन है। अगर अपना सेक्शन भी जोड़ो ना, 2, 3, 1, क्या आ रहा है आकाश? यस सर। यस सर। 2, 3, 1 कितना है? सर 6 हो रहा है। हाँ 7 हो रहा है। 6। तो मैं अब ऐसे याद रखता हूँ, मैं ऐसे सेक्शन को याद रखता हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 1, नहीं समझे? 2 मल्टीप्लाई बाई 3, यस सर। 2 तिया 6, 1 7, है ना? तो 7 तरह के एसएसी हैं इसमें डिफाइन किए गए हैं।
2 की सबसेक्शन 31। देखो नॉर्मली इतने ज़्यादा सेक्शंस हम लोग के लिए मायने नहीं रखता है, क्योंकि हमको तो एज एन अकाउंटेंट काम करना है। लेकिन हाँ, अगर आपको सेक्शन दिमाग में रहेंगे तो ये बहुत बेहतर की बात है, और कुछ बेसिक सेक्शंस होते हैं जो आपको दिमाग में रहें तो बहुत अच्छी बात है। अब आपको इसको याद करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने एक ट्रिक बताया कि 2 3 6 एक साथ, तो दैट मीन्स 2 की सबसेक्शन 31 में पर्सन को डिफाइन किया गया है। ऐसे आप लोग रिमेंबर कर सकते हो। दूसरा नंबर होता है कि कभी भी पहले पर्सन मत रखना, कि कभी ऐसे मत याद रखना कि पर्सन, अच्छा पर्सन के अंदर पर्सन का क्या सेक्शन है, 2 की सबसेक्शन 31। अगर रिमेंबर करोगे ना, ऐसे रिमाइंड करोगे, ऐसे अगर दिमाग में मेमोरी में रखोगे तो भूल जाओगे। हमेशा पहले सेक्शन को रखो, बाद में देखो कि अच्छा इस सेक्शन के अंदर क्या था, अच्छा इस सेक्शन के अंदर पर्सन को डिफाइन किया गया। 2 की सबसेक्शन 31 में क्या डिफाइन किया है, तो तुम ऐसे पढ़ो। और अगर ऐसे पढ़ोगे कि पर्सन अच्छा किस सेक्शन में डिफाइन किया था, तो भूल जाओगे। ठीक है। जैसे हम लोग जब बचपन में हम लोग को क्या पढ़ाया गया, हम लोग चूंकि यूपी बोर्ड वाले, तो यूपी बोर्ड वालों को क्या पढ़ाया जाता है, हिंदी मीडियम वालों को क्या पढ़ाया जाता है, हम लोग को पढ़ाया जाता है कि पहले तो हमें बताया जाता है आम, आम का मतलब, आम को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मैंगो। हम लोग को ऐसे पढ़ाया जाता है। लेकिन वही अगर मैंगो, अगर क्या किसी बच्चे को पढ़ाओ, दिखाओ जो इंग्लिश मीडियम का, वो क्या कहेगा, वो कहेगा मैंगो, क्योंकि उसको ऐसे पढ़ाया जाता है कि मैंगो मीन्स आम। हम लोग को क्या पढ़ाया जाता है, आम मतलब मैंगो, और उन लोगों को क्या पढ़ाया जाता है, मैंगो मतलब आम। तो वो पहली वाली जो चीज होती है ना, फर्स्ट थिंग, पहली चीज याद रहती है, सेकंड वाली चीज नहीं। तो इसीलिए मैंने बोला कि पहले इसको रखो, सेक्शंस को, देन उसको देखो चाहिए सेक्शन में क्या चीज डिफाइन है, तब तुम्हें वो सेक्शन ध्यान रहेगा। ठीक है। किसी को भी वो आम दिखाओ, इंग्लिश वाला मीडियम वाला तुरंत बोलेगा मैंगो, हिंदी मीडियम वाला तुरंत आम। ठीक है ना, वो पहले वाली बात होती है, पहला वाला जो फैक्टर है वो यहाँ पे लगता है।